कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 5 में हमने पिछले वीडियो में जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका की संरचना के विषय में अध्ययन किया। आज हम पाठ 5 में ही अंतिम चरण में समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करें। समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, क्या होता है, किस प्रकार होता है, इन सारी बातों का आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। समसूत्री विभाजन, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कुछ कायिक कोशिकाएं होती हैं और कुछ जनन कोशिकाएं। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। हमारी कोशिकाओं में निश्चित गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब हमारे अंदर 2 प्रकार के विभाजन होते हैं। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है और जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पुरुष के अंदर पूरे शरीर में जनन कोशिकाएं केवल वृषण होती हैं। वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और शुक्राणुओं में अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण आधे गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 46 में से आधे गुणसूत्र 23 गुणसूत्र होते हैं। केवल जनन कोशिका वृषण होती है पुरुष में। उन जनन कोशिकाओं में असंख्य शुक्राणुओं का निर्माण होता है और असंख्य शुक्राणुओं में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है। इसी प्रकार मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन उनमें जनन कोशिकाएं अंडाशय होती है और अंडाशय में जो गुणसूत्र होते हैं वो भी 23 होते हैं। इस प्रकार जो आगे की संतति उत्पन्न होती है, जिसमें नर और मादा युग्मक मिलकर के और लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न करते हैं और एक कोश के जीव से वापस जब शरीर का बनना प्रारंभ होता है तो 23 + 23 अर्थात 46 गुणसूत्र होकर के और वो मानव की संतति उत्पन्न होना या बनना प्रारंभ करते। तो समसूत्री विभाजन होता है जो हमारी कायिक कोशिकाओं में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा पैदा होते ही बहुत छोटा होता है। इसके बाद जब उसका शरीर कायिक कोशिकाओं में वृद्धि करता है, वो भोजन ग्रहण करता है, भोजन से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से जब कायिक कोशिका में वृद्धि होती है तो बड़ा होता है। उसके बाद और बड़ा होता है, उसके बाद और बड़ा होता है और इस प्रकार देख रहे हो आप कि बड़े होते होते वयस्क शरीर का रूप धारण कर लेता है और असंख्य कोशिकाओं वाला उसका शरीर होता है। तो इस प्रकार से हमारी कायिक कोशिकाओं में वृद्धि होने से आकार में, लंबाई में, आयु में, कद में सब कोशिकाओं में वृद्धि होती है। लेकिन ये जो वृद्धि का काम है वो निश्चित आयु तक ही होता है। लगभग 25 वर्ष तक के आयु तक ही वृद्धि हो पाती है। इसके बाद में वो वृद्धि स्थिर से हो जाती है और उन कोशिकाओं में विभाजन होकर के और कार्य प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम समसूत्री विभाजन को देखेंगे। समसूत्री विभाजन में जैसे ये कोशिका है और इस कोशिका में मान लीजिए इस प्रकार की संरचना में ये गुणसूत्र है। ये कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र है। जैसे मैंने इसको कलर कर दिया, मान लीजिए थोड़ा डिफरेंट हो गया। इस प्रकार से ये गुणसूत्र है और इसी प्रकार से कब गुणसूत्र युग्म में पाए जाते हैं, अर्थात जोड़े में
पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये गुणसूत्र युग्म है जो और एक युग्म है। ये एक युग्म है और इसी प्रकार ये एक युग्म है। तो ये एक कोशिका के अंदर जो हम कहेंगे इसको मात्र कोशिका है, मेन कोशिका जिसको कहते हैं वो है मात्र कोशिका। ये मात्र कोशिका है और ये जो मैंने आपको संरचनाएं बनाई हैं ये आपके हैं गुणसूत्र। तो एक कोशिका के अंदर के ग्रुप में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और वो भी 23 जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। 23 जोड़ों के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब इसमें समसूत्रीय विभाजन होता है तो समसूत्रीय विभाजन होता है जब तो उसमें समान सूत्र वाली कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये दो पुत्री कोशिकाएं बन गई। अब इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन होकर के जितने गुणसूत्र इसमें थे उतने ही गुणसूत्र आपको इन दोनों कोशिकाओं में बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो ये मैंने कलर गुणसूत्र बनाए थे आपको, जो यहाँ आप देख लो 4 थे, तो इन कोशिकाओं में भी इस प्रकार से 2 इसमें हो गए, 2 इसमें हुए और इसके बाद में जो बाकी इनमें से एक इसमें आ गया और एक इसमें से आ गया। ये गुणसूत्र इसमें आ गए और ये आपके गुणसूत्र हैं और इनको कहेंगे हम पुत्री कोशिकाएं। इन्हें पुत्री कोशिकाएं। तो ये है हमारा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री जो विभाजन है उसमें आप देख रहे थे कि 2 जोड़े ये हैं और 2 जोड़े ये हैं। तो इसमें से एक जोड़ा इसमें से ये आ गया, एक जोड़ा इसमें से ये आ गया, एक इसमें से ये आ गया और एक इसमें से ये आ गया। इस प्रकार दोनों पुत्री कोशिकाओं में वो समान जोड़ों में से गुणसूत्र आ गए और ये गुणसूत्र हैं जो आपको जोड़े में ही आ गए हैं, मतलब कि ये जोड़ा है आपका। इस तरह समझिए आप, ये जोड़ा गुणसूत्र का है। तो ये जोड़े में गुणसूत्र आकर के जितने गुणसूत्र मात्र कोशिका में थे उतने गुणसूत्र पुत्री कोशिका में भी आ गए। अर्थात 46 गुणसूत्र थे तो 46 ही आएंगे और अलग अलग जातियों में अलग अलग क्वालिटी के जंतुओं में जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, मनुष्य, इन सब में अलग अलग संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार पौधों में भी अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण उसकी जाति की निश्चितता बनी रहती है और जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। इस प्रकार n और n मिलकर के और 2n कोशिकाएं हो जाती हैं। तो आधी जो कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन में होती हैं। तो देखिए जैसे यहां हमारा अर्धसूत्री विभाजन की कोशिका, यह है कोशिका और इस कोशिका के अंदर
ये गुणसूत्रों के जोड़े, ये गुणसूत्रों के जोड़े। इसके बाद में ये भी गुणसूत्रों के जोड़े, ये हमारी मातृ जनन कोशिका, मातृ जनन कोशिका है हमारी। उसी प्रकार से अब इससे क्या होगा कि दो भागों में संपन्न होता है। समसूत्री वाद में तो सीधा आपके पास दो पुत्री कोशिकाएं बन गई और उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी, समान। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन है, उस अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड दो बार में घटित होता है। और दो बार में घटित होने के पश्चात इसमें आधे गुणसूत्रों वाली कोशिकाएं रह जाती हैं कि जैसे इसमें जितनी संख्या है उससे आगे जो पुत्री कोशिकाएं बनेंगी उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहेगी, आधी। तो सबसे पहले इससे विभाजन होकर के दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। ये दो पुत्री कोशिकाएं बन गई और इन दो पुत्री कोशिकाओं को हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में क्या होगा कि इनमें से प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणसूत्र इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये जो गुणसूत्र हैं उनका एक एक जोड़ा इसमें आ जाएगा। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, चार जोड़े थे। चारों जोड़ों में से ये जो गुणसूत्र 1 2 3 4 ये गुणसूत्र इसमें आ गए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में। अर्थात ये लगभग समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। लेकिन आगे चल करके फिर इनसे दो पुत्री कोशिकाओं से चार पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं और इस प्रकार की चार पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अब इसमें से एक ही गुणसूत्र का जोड़ा आएगा, इनमें से एक, इसमें से और इसमें से एक और इसमें से एक। इसी प्रकार उसमें भी एक एक जोड़ा इसमें आ जाएगा, एक एक जोड़ा इसमें आ जाएगा, एक एक इसमें और एक एक। इसी प्रकार इसमें भी आगे की संरचना में ऐसा होगा। इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही होगा, आधे आधे गुणसूत्र दोनों पुत्री कोशिकाओं में आ जाएंगे और इसको हम कहेंगे अर्ध सूत्री विभाजन सेकंड। और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होने के पश्चात ये हमारी पुत्री कोशिकाएं बन जाएंगी या फिर उनको कहेंगे संतति कोशिकाएं।
ये है संतति कोशिका। तो देखिए बच्चों, दोबारा आप समझ लीजिए, हमारे शरीर में या किसी भी जंतु के शरीर में दो प्रकार के सूत्री विभाजन पाए जाते हैं। एक समसूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका होती है, उसमें जो भी गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े के रूप में होते हैं। इसमें जब समसूत्री विभाजन होता है तो समान गुणसूत्र वाली दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। समान गुणसूत्र वाले जोड़ों का निर्माण होता है। जैसे इन जोड़ों में से एक एक जोड़ा आता है और गिनती में पूरा समान माना जाता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 जोड़े हैं, तो 4 गुणसूत्र इसमें आ गए, 4 गुणसूत्र इसमें आ गए और वो जोड़ों के रूप में विकसित हो जाएंगे और समान गुणसूत्र कहलाएंगे, जैसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। इसी के बाद में यह हमारी कायी कोशिकाओं में संपन्न होता है। और एक है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन है वो हमारी जनन कोशिकाओं में संपन्न होता है। केवल जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है और ये इसलिए संपन्न होता है क्योंकि इससे जाति की निश्चितता और निरंतरता बनी रहती है। क्योंकि अगर 46 गुणसूत्र वाली कोशिका है और 46 वाली संयोग करेगी तो 46 गुना 92 गुणसूत्र हो जाएंगे। अगली पीढ़ी में 92 डबल हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में और उसके डबल हो जाएंगे। तो जाति की निश्चितता नहीं रहेगी, अलग अलग जाति बदलती रहेगी, अलग अलग संरचना बनती रहेगी। लेकिन हमको जीव की जाति अर्थात मानव है तो मानव, और कुत्ता है तो कुत्ता, बिल्ली है तो बिल्ली, बंदर है तो बंदर, भेड़िया है तो भेड़िया, तो उसकी निश्चित संख्या गुणसूत्रों की होती है, उसी जाति की निश्चितता बनी रहती है। इसके लिए उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। और अर्धसूत्री विभाजन जब मात्र कोशिका में होता है तो अर्धसूत्री विभाजन में दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। ये लगभग समसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। और इसके बाद में जब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है तो इसमें जितने भी गुणसूत्र हैं उनके आधे गुणसूत्र आते हैं। जैसे इन दोनों कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र हैं, तो इनसे ये कोशिका दो संतति कोशिकाएं बनी, इसमें 4 गुणसूत्र रह गए। इसका मतलब आधे रह गए 10। और जस्ट आधे रहने के कारण से इसमें क्या है, संतति कोशिकाओं में आधे गुणसूत्र की जो भी संरचना बनेगी सब आधे गुणसूत्र वाली बनेगी, तो इनको संतति कोशिकाएं कहते हैं। तो यह अर्धसूत्री विभाजन और वो है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में समान गुणसूत्र रहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में आधे गुणसूत्र रहते हैं। समसूत्री विभाजन में दो संतति कोशिकाएं पुत्री कोशिकाएं बनती हैं और अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड होने के पश्चात 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो बच्चों, यह आज का हमारा वीडियो, इसमें हमने पढ़ा समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। यह हमारी कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक के अंदर निश्चित जोड़े में गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्रों को पर जो जीन लगे रहते हैं उससे जीन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का संचरण होता है और संतति का निर्माण होता है। तो ये हमारे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण ये सारी निरंतरताएं बनी रहती हैं। तो हमारे शरीर में इस प्रकार के विभाजन होते हैं। धन्यवाद।